हाय फ्रेंड्स, यूनिक नोट्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 3.2 से। इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कल वाली वीडियो में कर दिया था, जिसमें दो पार्ट थे। फर्स्ट क्वेश्चन में एक पार्ट को तो मैंने कम्प्लीटली सॉल्व किया था, सेकंड वाले पार्ट को हाफ करके मैंने छोड़ दिया था। हाफ आप लोगों को ग्राफ पे प्लॉट करना, ड्रॉ करना था। ओके, देन आई होप सो कि ये कर लिए होंगे आप लोग। तो आज सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इस सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है देखते हैं। यहाँ पे कंपेयरिंग द रेशियो, ये देखिए ये रेशियो होता है A1/A2, B1/B2, C1/C2। ओके, एंड फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इट मीन्स कि ये दो लीनियर इक्वेशन है, इसमें इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। इट मीन्स इन दो लीनियर इक्वेशन से जो लाइनें बनेंगी वो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पे, या फिर दोनों लाइनें पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी। ओके, तो ये तीन केसेस होते हैं और तीनों केसेस को मैंने कल ब्रीफली एक्सप्लेन किया था। ओके, आई होप सो कि वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा फ्रेंड्स। देन देखते हैं यहाँ पे ये तीन क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, इसमें हमें ये बताना है कि इन दोनों लीनियर इक्वेशन से जो दो स्ट्रेट लाइन बनेंगी वे दोनों स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पे, या दोनों लाइनें पैरेलल होंगी, या फिर दोनों लाइनें कोइंसिडेंट होंगी। मींस एक ही पाथ पे चलेंगी या एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन में से कौन सा कंडीशन होगा इन लीनियर इक्वेशन से। ठीक है, देन देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये दोनों लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है इनको इनमें से हम A1, A2, B1, B2, C1, C2 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद से तीनों कंडीशन हमें पता है, कल वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था, वहां से फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए पहले इन दोनों लीनियर इक्वेशन को हम क्या करेंगे, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। इन दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म से इन दोनों लीनियर इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद A1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, B1 की वैल्यू, C1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू, B2 की वैल्यू और C2 की वैल्यू। क्लियर है? A1, A2, B1, B2, C1, C2 की वैल्यू कैसे लिखते हैं ये भी बताया था। चलो यहाँ पे भी देख लो। फर्स्ट वाले लीनियर इक्वेशन का कंपेयर फर्स्ट वाले से करेंगे, सेकेंड वाले लीनियर इक्वेशन का कंपेयर इस सेकेंड वाले लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से करेंगे। क्लियर है इतनी बात? तो देखिए यहाँ पे इसका इससे कंपेयर करो। ठीक है, तो देखो x से x कैंसिल, यहाँ पे A1 बचा और यहाँ पे 5 बचा। इट मीन्स A1 की वैल्यू क्या हो गई, 5। क्लियर है? तो यहाँ पे अब हम लिख लेंगे A1 इक्वल टू 5। ओके, y से y कैंसिल, B1 बचा और B1 यहाँ पे क्या बचा, -4। तो ये हो गया B1 इक्वल टू -4। ओके, और यहाँ पे C1 होता है और जो भी यहाँ पे वैल्यू कांस्टेंट होती है वो C1 होती है। ओके, तो C1 इक्वल टू हो गया आपका 8। क्लियर है? अब इसी तरह से दूसरे वाली इक्वेशन को दूसरे से कंपेयर करो। इसी तरह से सभी में कंपेयर करके A1, A2, B1, B2, C1, C2 की वैल्यू हम लिखते हैं। ठीक है, तो वैल्यू लिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई होप सो। ओके, देन अब देख लेते हैं A2 की वैल्यू। x A2 की वैल्यू 7 हो गई, A2 की वैल्यू 7 हो गई। B2 की वैल्यू एंड C2 की वैल्यू देख लेते हैं क्या क्या है। B2 है यहाँ पे 6 और C2 है यहाँ पे -9। क्लियर है? अब देखिए A1, A2, B1, B2, C1, C2 की वैल्यू हमें मिल गई। इस इक्वेशन से हमने इसको कंपेयर किया। आप लोगों को स्टेटमेंट लिखना होता है, मुझे पता है, तो आप लोग लिख लोगे कि कंपेयरिंग दिस टू इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये दोनों लीनियर इक्वेशन लिख लेना। वी विल गेट द वैल्यू ऑफ A1, A2, B1 और B2, C1, C2, और उसके नीचे ये लिख लेना A1 इक्वल टू B1 इक्वल टू C1 इक्वल टू और ये वैल्यू। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो। अब यहाँ से हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे A1/A2। A1/A2 क्या है, 5/7। ठीक है, 5/7। B1/B2 क्या है, -4/6। कटेगा तो कटा दो। ठीक है, 2 से कटेगा, -2/3। अब ध्यान से देखो, A1/A2 की वैल्यू 5/7 है, B1/B2 की वैल्यू -2/7 है। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है, बराबर नहीं है। ठीक है, तो जब ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है तो यहाँ पे हम लिखते हैं सिंस 5/7 इज नॉट इक्वल टू -2/3, ये इसके बराबर नहीं है। ओके, देयरफॉर देखो ये किसकी वैल्यू है, A1/A2 की। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2
b2, ये किसकी वैल्यू है b1 अपॉन b2। और जब भी ये वाला केस आता है ओके, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में दोनों लाइनें हमेशा और हमेशा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है एक ही पॉइंट पे, इंटरसेक्ट करती है एक ही पॉइंट पे यहाँ पे ओके। तो जब ये केस आ गया तो यहाँ पे जब भी ये वाला केस आएगा तो दोनों लाइनें एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। इट मीन्स कि इस तरह का केस बनता है क्रॉस वाला, ठीक है, कहीं ना कहीं एक दूसरे को ये क्रॉस करेंगी, ठीक है, जब भी ये वाला केस बनेगा तो। और इसी केस को एक और नाम देते हैं फ्रेंड्स इंसिडेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट, सॉरी, इसको बोलते हैं, इसी वाले केस को बोलते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ये मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि अभी तीसरे वाले क्वेश्चन में जब हम सॉल्व करेंगे तो वहां पे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वर्ड आएगा। तो ये क्या होते हैं, इसका मतलब होता है संगत, ठीक है, कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है संगत, और दूसरा आता है एक वर्ड होता है इनकंसिस्टेंट जिसका मतलब होता है असंगत। इसका मतलब ये होगा कंसिस्टेंट का मतलब कि इस केस में एक्स और वाई की कोई ना कोई वैल्यू एक निकलेगी, ठीक है, मतलब एक्स और वाई के मान फाइंड आउट किए जा सकते हैं, ठीक है। कंसिस्टेंट का मतलब संगत का मतलब, और इनकंसिस्टेंट किस केस में होता है, जहां पर एक्स और वाई के मान नहीं फाइंड आउट कर सकते, वहां पे इनकंसिस्टेंट होता है। क्लियर है, तो इस केस में भी कंसिस्टेंट होता है, और दूसरे वाले केस में जब दोनों लाइनें ओवरलैप करती हैं इट मीन्स कि कोइंसिडेंट में भी कंसिस्टेंट का केस बनता है, ठीक है। तो ये भी साथ में आप लोग देख लो, थर्ड वाले क्वेश्चन में ये करेंगे भी। देन आई होप सो कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। फर्स्ट वाले क्वेश्चन बस हमें इतना ही सोल्यूशन देना है, ठीक है। जब ये समझ में आ गया तो दूसरा वाला देख लेते हैं यहीं पे। अब ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, इस सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इन दोनों इक्वेशन को, अब इन दोनों इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयर करेंगे इससे, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को इस फर्स्ट वाले को इस फर्स्ट वाले से कंपेयर करेंगे, सेकंड वाले को सेकंड से कंपेयर करेंगे, ठीक है, ताकि a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है 9, a2 की वैल्यू क्या है 18। डायरेक्ट अब देख के लिख लिया करो, ठीक है, बार बार ये हम नहीं लिखेंगे, आप भी मत लिखना बार बार। अब एक बार समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था, बस सब समझ में आ गया तो डायरेक्ट a1 a2 की वैल्यू लिख लो, b1 b2 और c1 c2 की, ओके। तो देखो a1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 9, a2 की वैल्यू 18 है, b1 कितना है यहाँ पे 3 and 6 है, और c1 12 and 24, ये हो गया 12 और ये हो गया 24, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, a1 अपॉन a2, ये क्या है 9 अपॉन 18, इसको कटा दो, ये हो गया 1 अपॉन 2, ठीक है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। अब निकालेंगे b1 अपॉन b2, ये तीनों रेशियो हम फाइंड आउट करेंगे। अब b1 अपॉन b2 क्या है 3 अपॉन 6, ये हो गया 3 अपॉन 6, 3 1 जा एंड 2 जा 1 अपॉन 2, ये भी आ गया। नाउ c1 अपॉन c2 एंड दिस गोज टू 12 अपॉन 24, 12 1 जा 12 एंड 12 2 जा 24, 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2। देखो तीनों रेशियो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 की वैल्यू एक ही है, सेम है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, सिंस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2, तीनों को इक्वल दिखा दो, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू है, a1 अपॉन a2 की वैल्यू है ये, ठीक है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू ये है b1 अपॉन b2 एंड दिस इज c1 अपॉन c2। अब देखो ये तीनों इक्वल हो गए, ओके। और जब ये तीनों रेशियो इक्वल होते हैं तो इस केस में दोनों लाइनें कैसी बनती हैं, इस केस में दोनों लाइनें कोइंसिडेंट होती हैं, संपाती होती है, ठीक है। इस केस में क्या होती है, लाइनें कोइंसिडेंट होती हैं। देन लिखेंगे यहाँ पे बोथ लाइन, देयरफॉर बोथ लाइन्स आर कोइंसिडेंट, ठीक है, कोइंसिडेंट, दोनों लाइनें क्या बनेंगी, संपाती बनेंगी। बस ये हमें कंडीशन दिखाना है और उसके बाद से दोनों लाइनें दिखा देना है। और जब ये कोइंसिडेंट होती है तो इस केस में भी कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट, ठीक है, क्योंकि इस केस में भी x और y की वैल्यू को फाइंड आउट किया जा सकता है। वो अलग बात है कि x के इनफाइनाइट वैल्यू होंगे और y के भी इनफाइनाइट वैल्यू होंगे, बट होंगे तो सही, ठीक है। इस केस को भी हम कंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। ये यूनिक वाले सॉल्यूशन को भी कंसिस्टेंट बोलते हैं और इसको कोइंसिडेंट वाले कंडीशन को भी कंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये सेकंड हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहीं पे इसको भी अब इन दोनों इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे तो a1 a2 की वैल्यू मिल जाएगी। अब ध्यान से देखो, अब तो आपको a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर
अपॉन A2 डायरेक्ट लिखता हूँ। 6 से यहाँ पे 6/2, ठीक है, ये कटेगा, कटा दो, 3 हो गया, ठीक है। A1/A2 कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। B1/B2 इक्वल टू डायरेक्ट लिखता हूँ -3/-1, ये ध्यान दो, यहाँ पे ये -1 है, ठीक है। y के -y है, इट मीन्स कि -1 इसका कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट क्या है, -1, तो -1 माइनस से माइनस कैंसिल, 1 से डिवाइड करोगे तो ये भी 3 होगा, इट मीन्स ये भी 3 आया, ये भी 3 आया। अब C1/C2 देख लेते हैं। नाउ C1/C2 इक्वल टू 10/9, देखो ये तो कटेगा नहीं, ये तो इतना ही रहेगा, ठीक है। इट मीन्स ये दोनों इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है, तो ये कौन सा केस होता है, इसको लिखते हैं हम A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। देखो इन दोनों की वैल्यू इक्वल है, ठीक है। 3 इज नॉट इक्वल टू 10/3, ठीक है, और ये इक्वल नहीं है, इसलिए इक्वल का साइन ऐसे लगा के इसको क्या करते हैं, हम काट देते हैं। तो जब भी ये केस बनता है तो दोनों लाइनें कैसी होती हैं, इस केस में दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं, ठीक है। देन यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे देयरफॉर बोथ लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। इस केस में दोनों लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, और जब भी दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं तो इस केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, और जहाँ पे सॉल्यूशन नहीं होता है वहाँ पे इनकंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट, क्लियर है। देखो इस केस में कंसिस्टेंट होगा, मतलब कोइंसिडेंट में कंसिस्टेंट होगा, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट में कंसिस्टेंट होगा, लेकिन थर्ड वाले केस में, पैरेलल वाले केस में इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब इस केस में x और y के मान को हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्लियर है। आई होप सो कि समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, ओके। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। अब चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में। थर्ड नंबर क्वेश्चन में यही इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट के बारे में बताना है, इसी तरह से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है उसमें, ठीक है। तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में फ्रेंड्स। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन में ये 5 क्वेश्चन है इसके, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, इन क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा क्वेश्चन आपका कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट, ओके, कंसिस्टेंट, एंड कौन सा इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट, ओके। और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं, अभी मैंने इससे पहले वाले सेकंड वाले क्वेश्चन में ही बताया, ठीक है। जिसमें से 2 केस, जिसमें यूनिक सॉल्यूशन होता है, जिसमें दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को एक पॉइंट पे, और पहला केस। दूसरा केस जहाँ पे दोनों लाइनें एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, जहाँ पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है, वो उन दोनों केस में आपका कंसिस्टेंट होता है। और जहाँ पे नो सॉल्यूशन होता है, इट मीन्स की पैरेलल लाइन हो जाती है, तो वहाँ पे इनकंसिस्टेंट का केस होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, A1/A2 B1/B2 C1/C2 से कंपेयर करना होगा, और देखना होगा कि कहाँ पे यूनिक बन रहा है, कहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं, कहाँ पे पैरेलल हो रही है, तभी तो हम बताएंगे कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कहाँ पे है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ हियर A1/A2, मैं डायरेक्ट अब यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। देखो A1/A2 क्या है, A1 क्या है 3, A2 क्या है 2, तो ये हो जाएगा 3/2, क्लियर है। अब देखो B1/B2, B1 क्या है 2, और B2 क्या है -3, तो ये हो गया 2/-3, ओके। अब यहीं से ध्यान से देख के बताओ, यहाँ पे A1/A2 है 3/2, B1/B2 है 2/-3, क्या ये दोनों इक्वल है, ये दोनों रेशियो इक्वल है देखने में। 3/2 और 2/-3 बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इस केस को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये लिख लेंगे हम, यहाँ पे देयरफॉर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ओके, डायरेक्ट मैंने लिख दिया। और जब भी ये केस होता है तो इस केस में क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। वैसे ये यूनिक सॉल्यूशन का केस बनता है, जिसमें दोनों लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये केस आपका कौन सा बनता है, कंसिस्टेंट का बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख दो कंसिस्टेंट, ठीक है। ये हो गया सॉल्यूशन। इसी तरह से इन सभी क्वेश्चन को भी हमें ऐसे ही कंपेयर करके लिखना है। सेकंड वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ पे सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए A1/A2 इक्वल टू 2/4 कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया। B1/B2 देख लेते हैं, -3/-6 ये कैंसिल हो गया, 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस से माइनस कैंसिल, ओके। नाउ C1/C2, अब देखो ध्यान से एक चीज,
अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 8 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे, 9 को भी इधर ट्रांसफर कर लेंगे। यहाँ पे तो ट्रांसफर नहीं किया था, ठीक है, चलो C1/C2 की जरूरत नहीं पड़ी। बट यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, एक गलती कर रहे हैं। चलो यहाँ पे वैसे आंसर में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पे हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, 8 को इधर ट्रांसफर कर लो और 9 को भी इधर ट्रांसफर कर लो, ठीक है। नहीं छूट जाता है तो फिर माइनस का चक्कर पड़ जाता है, गलत हो जाता है ये। तो चलो इसको कर लो। वैसे ओवरऑल सोल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी इसको कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 2x - 3y, और 8 को इधर ट्रांसफर करोगे तो ये हो जाएगा -8 = 0, और 9 को इधर ट्रांसफर कर लो, ये हो जाएगा आपका 4x - 6y - 9 = 0। अब A1 A2 B1 B2 C1 C2 यहाँ से लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अभी हम निकालेंगे A1/A2 = 2/4 हो जाएगा, B1/B2 ये हो जाएगा -3/-6, और चलो ये कटा लो, ये हो गया 1/2, ये हो जाएगा आपका 1/2। नाउ C1/C2 ये हो जाएगा -8/-9, माइनस माइनस कैंसिल, 8/9, ये तो कटेगा नहीं, ठीक है। तो देखो 1/2 1/2 8/9, ये इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस 1/2 = 1/2 इज नॉट इक्वल टू 8/9, ओके। ये किसकी वैल्यू है, A1/A2 लिख लो, A1/A2 = B1/B2 is not equal to C1/C2, okay। And when this case comes, okay, then we can say in this case both line will be parallel। इस केस में क्या होती है, दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं, और जब भी लाइनें समांतर होंगी तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। इस केस में हम x और y के कोई मान नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है, आई होप सो कि समझ में आ गया होगा ये, ओके। सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन एक देख लेते हैं यहाँ पे, ओके फ्रेंड्स। अब ये देख लेते हैं थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाले में है यहाँ पे, पहले इसको इधर ट्रांसफर करो, 14 को भी इधर ट्रांसफर कर लो, तो ये हो जाएगा पहले 3/2x + 5/3y - 7 = 0, 9x - 10y - 14 = 0। अब यहाँ से A1/A2 डायरेक्ट निकाल लेते हैं। A1/A2 = ये हो जाएगा 3/2/9। देखो A1 की वैल्यू 3/2 है यहाँ पे, 3/2, और A2 है यहाँ पे 9, ओके। तो जब भी ये वाला केस आ जाए, बटे का बटा आ जाए, तो क्या करते हैं, तो ये हो जाता है 3/2, और ये अपॉन में 1 है, ठीक है। और जब भी ये इस तरह का केस आए तो नीचे मल्टीप्लाई यहाँ पे साइन लगाते हैं, और मल्टीप्लाई लगाएंगे तो ये उलट जाएगा, ठीक है। नीचे वाला ऊपर हो जाएगा और ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 से 9 को कटा दो 3 टाइम्स। अब 3 × 1 = 3, नहीं 1 × 1 = 1, और 3 × 2 = 6, ओके। A1/A2 की वैल्यू 1/6 आ गई। अब B1/B2 देख लेते हैं। B1/B2, B1 क्या है, 5/3 -10/-10, फिर से यही केस बन गया, अपॉन 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/3 × 1/-10, ठीक है। ये -10 ब्रैकेट में लगाएंगे तो 5 से इसको कटा देंगे, -2 होगा, -2 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, -6 आएगा, और 1 में 1 से मल्टीप्लाई 1। अब ध्यान से देखो, ये 1/6 है और ये 1/-6 है, ठीक है, 1/-6, ठीक है। तो ये दोनों चीजें इक्वल नहीं है, ये दोनों चीजें डिफरेंट है, अलग अलग है। इट मीन्स A1/A2, चलो इसको लिख लो, here 1/6 is not equal to -1/6, इसको लिख सकते हैं -1/6, ओके। ये दोनों इक्वल नहीं है, देयरफॉर ये किसकी वैल्यू है, A1/A2 की। A1/A2 is not equal to B1/B2, और जब भी ये केस आ जाता है तो ये कौन सा केस होता है, कंसिस्टेंट का, कंसिस्टेंट, हमें यही बताना था, ठीक है। ये भी कंसिस्टेंट का पोर्शन होता है ये, ठीक है। अब रह गए ये 2 क्वेश्चन, तो ये 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को HW में दे देता हूँ होमवर्क में।